जब दुनिया में पैसे का कॉन्सेप्ट नहीं था तब हम सिर्फ एक्सचेंज करते थे, एक चीज के बदले दूसरी। इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। जैसे एक किसान अपना अनाज देता है, बदले में मछली या कपड़े लेता है। बार्टर सिस्टम इंसान की सबसे पहली ट्रेडिंग टेक्निक। यहाँ कोई पैसा नहीं था, सिर्फ एक सिंपल रूल, चीज के बदले चीज। लेकिन इस सिंप्लिसिटी के पीछे छुपा था एक ऐसा चैलेंज जिसने पूरी इकोनॉमी को स्लो, इनएफिशिएंट और कभी-कभी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना दिया। इस चैलेंज का नाम है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। समझो मैं एक किसान हूँ, मेरे पास है राइस, मुझे चाहिए मछली। तो मुझे बाजार में ढूंढना पड़ेगा कोई ऐसा पर्सन जिसके पास मछली हो और जो मेरा राइस लेना चाहता हो। लेकिन अगर मछली वाले को राइस नहीं चाहिए या उससे कपड़े चाहिए या मिट्टी के बर्तन, तो मेरा ट्रेड यहीं रुक गया। ये है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की असली प्रॉब्लम। ट्रेड तभी हो सकता है जब दोनों पार्टीज एक दूसरे की चीज चाहते हो, एक ही वक्त पर, एक ही जगह पर। यानी मैं जो बेच रहे हूँ वो सामने वाले को चाहिए हो और जो सामने वाला बेच रहा है वो मुझे चाहिए हो। अगर ये कोइंसिडेंस नहीं हुआ तो पूरा एक्सचेंज रुक जाता है। अब सोचो कितना रेयर है कि दो लोग एक ही वक्त पर एक दूसरे की चीज चाहते हो। बाजार में घंटों घूमना पड़ता था सही पर्सन ढूंढने के लिए, और कभी-कभी ट्रेड होता ही नहीं था। ये प्रोसेस स्लो था, टीडियस था और बहुत इनएफिशिएंट। पर प्रॉब्लम ये खत्म नहीं होती है। एक और प्रॉब्लम थी, वैल्यू का मैच ना होना। एक बकरी के बदले कितना राइस या एक बर्तन के बदले कितना दूध, हर चीज की वैल्यू सब्जेक्टिव थी, कोई स्टैंडर्ड नहीं था। और कुछ चीजें पेरिशेबल थीं, यानी दूध, सब्जी, फल जल्दी खराब हो जाती थी। अगर ट्रेड टाइम पे नहीं हुआ तो वो चीज बेकार हो गई। बार्टर सिस्टम की वजह से ट्रेड लिमिटेड था, वेल्थ स्टोर करना मुश्किल था, इकोनॉमी स्लो थी, इनोवेशन रुक जाता था, क्योंकि लोग सिर्फ वही चीज बनाते थे जो इजीली एक्सचेंज हो सके। यही था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का कर्स। एक ऐसी रुकावट जिसे निकलने के लिए इंसान को एक नई सोच, एक नया सिस्टम चाहिए था। और वही था पैसा का जन्म। एक ऐसा मीडियम जो हर किसी को चाहिए, जिससे कोई भी कभी भी कुछ भी खरीद सकता है बिना किसी कोइंसिडेंस के। बार्टर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इंसान ने कमोडिटी मनी इन्वेंट किया। लोगों ने कुछ ऐसी चीजें चुनी जो सबको वैल्यूएबल लगती थी, जैसे सॉल्ट, ग्रेन्स, काउरी शेल्स, कैटल। ये सब जगह एक्सेप्ट होती थी और इनका यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज होने लगा। सॉल्ट एक टाइम पे इतना वैल्यूएबल था कि सोल्जर्स को सैलरी सॉल्ट में मिलती थी। सैलरी शब्द ही सॉल्ट से आता है। इंडिया में भी नमक की अपनी एक अलग ही इज्जत है, यानी नमक खाना लॉयल्टी का सिंबल है। ये कहावत सिर्फ एक जज्बा नहीं, बल्कि कमोडिटी मनी के ज़माने की याद है, जब नमक खुद एक करेंसी था और दोस्ती, वफादारी और विश्वास का सिंबल भी। काउरी शेल्स, ये छोटे, चमकदार और रेयर सी शेल्स एशिया, अफ्रीका और इंडिया में करेंसी की तरह यूज होती थी। काउरी का इस्तेमाल साउथ एशिया, चाइना और अफ्रीका में इतना कॉमन था कि कई जगह तो टैक्स भी काउरी में लिया जाता था। इंडिया के एंशिएंट किंगडम्स में काउरी शेल्स का यूज बार्टर के बदले स्टैंडर्ड करेंसी की तरह होता था। काउरी शेल्स की वैल्यू इतनी थी कि खाना की करेंसी का नाम भी सेडी है, जो काउरी से इंस्पायर्ड है। ग्रेन्स जैसे बार्ली, व्हीट मेसोपोटामिया और इजिप्ट में करेंसी की तरह यूज होते थे। कैटल अफ्रीका, यूरोप और इंडिया में वेल्थ का सिंबल थे। एक ज़माने में जितनी ज़्यादा गाय या बकरियां, उतनी ज़्यादा तुम्हारी औकात। कुछ कल्चर्स में तो शादी के लिए भी कैटल दिया जाता था, डाउरी के रूप में। कमोडिटी मनी ने ट्रे को सिंप्लीफाई किया, लेकिन ये भी परफेक्ट नहीं था। सॉल्ट या ग्रेन्स खराब हो सकते थे, कैटल मर सकते थे, रेयर स्टोन्स या शेल्स हर जगह वैल्यूएबल नहीं थे। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये मेटल्स रेयर, ड्यूरेबल और पोर्टेबल थे। सबसे पहले कॉइन्स लिडिया में 7th सेंचुरी बीसी में आए। इंडिया में मौर्यन एम्पायर के टाइम से पंच मार्क्ड कॉइन्स मिलते हैं। मेटल कॉइन्स ने वैल्यू को स्टैंडर्डाइज कर दिया। किंग या गवर्नमेंट का स्टैंप होता था, ट्रस्ट बिल्ड हुआ। कॉइन्स इजीली डिवाइड हो सकते थे, स्टोर करने में आसान थे, लेकिन ज्यादा गोल्ड या सिल्वर ले जाना रिस्की था। बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए कॉइन्स हेवी हो जाते थे और मेटल्स की सप्लाई लिमिटेड थी। कभी-कभी नकली कॉइन्स भी बन जाते थे। 17th सेंचुरी लंदन शहर की गलियों में एक नई सोच जन्म ले रही थी। लोगों के पास गोल्ड था, लेकिन गोल्ड को संभालना, ले जाना या ट्रेड करना रिस्की था।
चोरी, लूट या सफर में खो जाना ये सब कॉमन था। इसलिए लोग अपना गोल्ड सिटी के ट्रस्टेड गोल्डस्मिथ्स के पास रखने लगे। गोल्डस्मिथ्स ने डिपॉजिटर्स को एक साइंड सील्ड प्रॉमिसरी नोट दिया, एक सिंपल प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर, यानी जब भी तुम चाहो ये नोट दिखाकर अपना गोल्ड वापस ले सकते हो। ये नोट खुद में कोई वैल्यू नहीं रखता था, लेकिन ये एक प्रॉमिस था कि असली गोल्ड वॉल्ट में सेफ है। लोगों ने जल्दी ही समझा कि ये नोट्स को गोल्डस्मिथ के शॉप पे दिखाकर गोल्ड ले सकते हैं, और धीरे धीरे ये नोट्स मार्केट में एक्सचेंज होने लगे। लोग गोल्ड लेने की जगह नोट ही एक दूसरे को देने लगे। यहीं से पेपर मनी का असली मैजिक शुरू होता है। प्रॉमिस नोट जो सिर्फ एक पेपर है, अब मार्केट में गोल्ड के बराबर मान लिया जाता है। ये पेपर मनी लाइट वेट थी, ट्रांसपोर्ट इजी था और ट्रेड इंस्टेंट हो गया। लेकिन असली वैल्यू सिर्फ ट्रस्ट पे थी कि नोट दिखाकर असली गोल्ड मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ लंदन ही नहीं, चाइना में तैंग डायनेस्टी के मर्चेंट्स ने सबसे पहले पेपर नोट्स यूज किए। इंडिया में हुंडीज, एक लिखित वाचन की मदद से पैसा एक शहर से दूसरे शहर तक सेफली ट्रांसफर हो जाता था। यूरोप में प्रॉमिसरी नोट्स, एक लिखित प्रॉमिस की वजह से पैसा मिल जाता था। कुछ ऐसे ही तरीकों से अलग अलग कंट्रीज में पेपर मनी बन रही थी। गोल्डस्मिथ्स ने एक और चीज नोटिस की, लोग रेयरली अपना गोल्ड वापस लेने आते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ नोट्स ही एक्सचेंज करते हैं। तो गोल्डस्मिथ्स ने सोचा क्यों ना कुछ एक्स्ट्रा नोट्स इशू किए जाएं जो असली गोल्ड से बैक ना हो, बल्कि सिर्फ एक प्रॉमिस हो। और फिर उन्होंने एक्स्ट्रा नोट्स लोन के रूप में देना शुरू किया, इंटरेस्ट के साथ। यानी मार्केट में नोट्स ज्यादा हो गए, गोल्ड उतना ही रहा। और यही था फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग का पहला वर्जन। यह सिस्टम तब तक काम करता है जब तक सब लोग एक साथ अपना गोल्ड वापस नहीं मांगते। अगर ट्रस्ट टूट गया या सब लोग गोल्ड लेने आ गए तो गोल्डस्मिथ्स कोलैप्स हो जाते। यही रिस्क आज भी मॉडर्न बैंकिंग में है। 17वीं सेंचुरी के एंड तक गोल्डस्मिथ्स ने अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया और बैंक बन गए। बैंक ऑफ इंग्लैंड, वर्ल्ड का पहला मेजर सेंट्रल बैंक, 1694 में बना और परमानेंट बैंक नोट्स इशू करना शुरू किया। ये नोट्स हैंड रिटन होते थे, हर अमाउंट के लिए अलग। फिर प्रिंटिंग आई, स्टैंडर्ड नोट्स बनने लगे, जैसे 5 पाउंड, 10 पाउंड। धीरे धीरे इंग्लैंड, यूरोप और फिर पूरी दुनिया में बैंक्स ने पेपर मनी इशू करना शुरू किया। लेकिन एक और प्रॉब्लम आई। यूरोप, अमेरिका, एशिया, हर जगह नकली नोट्स का बिजनेस शुरू होने लगा। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, ये शहर पेपर मनी के साथ साथ काउंटरफिटिंग का भी एपिसेंटर बन गए। कुछ लोग प्रिंटिंग प्रेस खरीद के असली नोट्स की परफेक्ट कॉपी बनाते थे और मार्केट में सर्कुलेट कर देते थे। लोगों को पता भी नहीं चलता था कि उनके हाथ में असली है या नकली। सर आइजैक न्यूटन, रॉयल मिंट के वार्डन, ने पर्सनली लीड काउंटरफिटर विलियम चैलेनर को पकड़ा, जिसने 30,000 पाउंड के नकली नोट्स बनाए थे, जो आज के जमाने में लगभग 10 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बराबर है। अमेरिका में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एंटी काउंटरफिटिंग टेक्निक्स इन्वेंट की, स्पेशल ब्लू फाइबर्स, यूनिक इंक और लीफ प्रिंटिंग। लेकिन फिर भी ब्रिटिश आर्मी ने अमेरिकन रेवोल्यूशन के दौरान मास काउंटरफिटिंग की, एनिमी की इकोनॉमी को कोलैप्स करने के लिए। यानी नकली नोट बनाना सिर्फ क्राइम नहीं, कभी कभी एक तरह की इकोनॉमिक वॉरफेयर भी था। पेपर मनी की असली वैल्यू सिर्फ ट्रस्ट थी कि नोट दिखाने पर असली गोल्ड या वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही मार्केट में नकली नोट्स बढ़ गए या लोगों ने ट्रस्ट खो दिया, पूरी इकोनॉमी हिल गई। जैसे 2016 इंडिया में एक रात सरकार ने अनाउंस किया 500 और 1000 रुपए के नोट्स अब लीगल नहीं है। करोड़ लोगों के पास जो पैसा था एक पल में सिर्फ कागज बन गया। दुकानदार नोट लेने से मना कर रहे थे, बिजनेस और सब कुछ रुक गया। सिर्फ वही पैसा वैल्यूबल था जो बैंक में डिपॉजिट हो सकता था या नए नोट के बदले मिल सकता था। तो मनी का सच ये है, जब तक लोगों को ट्रस्ट है, मनी वैल्यूबल है। लेकिन जैसे ही ट्रस्ट या अथॉरिटी ने मना किया, चाहे वो नकली नोट हो या डिमोनेटाइजेशन हो, पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बन जाता है। बैंक ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, ये पूरी इकोनॉमी का हार्ट बीट है। आज मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ कि बैंक कैसे काम करते हैं, पैसा कैसे कमाता है और इनके होने से आम आदमी की जिंदगी और देश की इकोनॉमी कैसे बदलती है। लेकिन हर सिस्टम की तरह बैंकिंग के भी अपने पॉजिटिव्स हैं और कुछ डार्क साइड्स भी।
बैंक एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पैसा एक्सेप्ट करती है, लोगों से, बिजनेसेस और सरकार से। ये पैसा सेफ कस्टडी में रखा जाता है और जब भी चाहो तुम अपना पैसा निकल सकते हो। लेकिन बैंक का असली काम यहीं खत्म नहीं होता। ये पैसा दूसरों को लोन के रूप में दे दिया जाता है और उस पर इंटरेस्ट कमाया जाता है। बैंक का में प्रॉफिट मॉडल है, इंटरेस्ट रेट डिफरेंस। जो पैसा तुम डिपॉजिट करते हो उस पर बैंक तुम्हें कम इंटरेस्ट देता है, लेकिन जब बैंक वही पैसा किसी को लोन देता है तो ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। मान लो सेविंग्स अकाउंट पर बैंक तुम्हें 3% देता है, लेकिन लोन पे 10% लेता है, यानी 7% का डिफरेंस। ये ही है बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन। फीस एंड चार्जेस, अकाउंट मेंटेनेंस, एटीएम विथड्रॉल, लेट पेमेंट, ऑनलाइन ट्रांसफर, हर सर्विस पे बैंक छोटा या बड़ा चार्ज लेता है। वेल्थ मैनेजमेंट एंड सर्विसेज, फिक्स्ड डिपॉजिट, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, लॉकर्स, ये सबसे भी बैंक कमीशन या सर्विस फी कमाता है। इन्वेस्टमेंट्स, बैंक अपने फंड से गवर्नमेंट बॉन्ड्स, शेयर्स या दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स भी खरीदता है, जिससे एक्स्ट्रा इनकम होती है। बैंकिंग सिस्टम एक इंटरकनेक्टेड वेब है। हर बैंक अपने कस्टमर्स के डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स को बैलेंस करता है, लेकिन कभी-कभी किसी बैंक के पास शॉर्ट टर्म कैश की कमी हो जाती है। शायद ज्यादा लोगों ने पैसा निकल लिया या कोई बड़ा लोन डिस्पर्स हुआ है। ऐसे में बैंक को तुरंत पैसा चाहिए होता है। इसीलिए बैंक्स एक दूसरे को शॉर्ट टर्म पैसा उधार देते हैं। इसे कहते हैं इंटर बैंक लेंडिंग मार्केट या कॉल मनी मार्केट। यहाँ पे बैंक्स एक दूसरे को एक दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक के लिए पैसा देते हैं ताकि लिक्विडिटी मैनेज हो सके। ये लोन मोस्टली ओवरनाइट या एक दिन के लिए होता है और इस पे लगता है इंटर बैंक रेट या कॉल मनी रेट। अगर किसी बैंक के पास एक्स्ट्रा कैश है तो वो दूसरे बैंक को लेंड करता है और इंटरेस्ट कमाता है। लेकिन अगर इंटर बैंक मार्केट से भी पैसा नहीं मिलता या लिक्विडिटी क्रंच ज्यादा हो जाता है तो बैंक सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं। जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक आरबीआई है। आरबीआई बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन देता है। इसे रीपो रेट पे बोरोइंग कहते हैं। आरबीआई पूरे सिस्टम का लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। जब कोई बैंक कहीं से पैसा नहीं ला पाता तो आरबीआई उनकी हेल्प करता है ताकि सिस्टम स्टेबल रहे। ये मार्केट पूरे बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी को बैलेंस करता है। अगर इंटर बैंक लेंडिंग स्मूथ है तो बैंक्स इजीली लोन्स दे सकते हैं और इकोनॉमी ग्रो करती है। अगर यहाँ लिक्विडिटी फ्रीज हो जाए तो बैंकिंग क्राइसिस हो सकता है, जैसे 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में हुआ था। इंडिया की फाइनेंशियल हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम भी इसी सिस्टम की वजह से हुआ। हर्षद मेहता स्कैम 1992। हर्षद मेहता ने बैंक्स के बीच के ट्रस्ट सिस्टम का मिसयूज किया। उन्होंने कुछ बैंक्स के नाम पर फेक बैंक रिसीट्स बनाई। ये रिसीट्स दिखाकर दूसरे बैंक से करोड़ों का पैसा बोरो किया बिना असली सिक्योरिटीज के। ये पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिया और शेयर्स के दाम आर्टिफिशियली बढ़ा दिए। जब तक स्कैम पकड़ा गया तब तक बैंकिंग सिस्टम में हजारों करोड़ का गैप आ चुका था, क्योंकि असली सिक्योरिटी थी ही नहीं, सिर्फ पेपर पे प्रॉमिस था। इस स्कैम ने दिखाया कि इंटर बैंक मार्केट में ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेशन कितनी जरूरी है। अगर बैंक्स प्रॉपर ऑडिट ना करे या ट्रस्ट सिस्टम का मिसयूज हो तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। इसी वजह से आज हर इंटरबैंक ट्रांजैक्शन स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटल वेरिफिकेशन और आरबीआई के डायरेक्ट सुपरविजन में होती है। ये सिस्टम ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेशन पे चलता है। लेकिन अगर ट्रस्ट या रेगुलेशन में गैप हो तो स्कैम भी हो सकता है, जैसे हर्षद मेहता ने किया था। बैंकिंग का ये इनविजिबल वेब जहाँ पैसा हर रोज बैंक्स के बीच घूमता है, सिस्टम को चलाता भी है और कभी-कभी सिस्टम को हिलाता भी है। तो चलो देखते हैं कि ये पैसा का फ्लो इकोनॉमी और आम आदमी की जिंदगी को कैसे इम्पैक्ट करता है। बैंक को समझना है तो सबसे पहले उसके एसेट्स और लायबिलिटीज को समझो। ये दो शब्द, एसेट्स और लायबिलिटीज, बैंक की पूरी जिंदगी, उसकी ग्रोथ, उसका रिस्क, उसकी स्टेबिलिटी, सब कुछ डिफाइन करते हैं। अगर किसी को बैंक का असली डीएनए देखना है तो उसका बैलेंस शीट ही उसका एक्सरे है। एसेट्स वो सब कुछ है जो बैंक के पास है या जहां से बैंक को फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है। लोन्स सबसे बड़ा एसेट। जब बैंक लोन देता है तो वो पैसा बैंक का एसेट है, क्योंकि उससे इंटरेस्ट के साथ वापस मिलना है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड इन्वेस्टमेंट्स,
बैंक अपने फंड से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, शेयर्स या दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स खरीदता है। ये भी उसके एसेट्स हैं। कैश विद आरबीआई, जो पैसा रिजर्व बैंक के पास है, या कैश इन हैंड, वो भी एसेट है। बिल्डिंग्स, प्रॉपर्टीज, बैंक की खुद की प्रॉपर्टीज, ब्रांचेस, ऑफिसेज, ये भी एसेट्स हैं। यानी एसेट वो है जो बैंक के लिए इनकम लाता है या फ्यूचर में ला सकता है। लायबिलिटीज वो है जो बैंक को किसी ना किसी दिन वापस करना ही पड़ेगा। कस्टमर डिपॉजिट्स, सबसे बड़ी लायबिलिटी। लोगों का पैसा जो बैंक में सेविंग्स, करंट, एफडी, आरडी के रूप में पड़ा है। बैंक चाहे जितना भी पैसा लोन दे, लेकिन जब भी कस्टमर मांगे, ये पैसा वापस करना ही पड़ेगा। बोरोइंग्स फ्रॉम अदर बैंक्स, कभी बैंक को शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए तो वो दूसरे बैंक्स या आरबीआई से बोरो करता है। ये भी लायबिलिटी है। बॉन्ड्स इशूड बाय बैंक, कभी बैंक खुद भी बॉन्ड्स इशू करता है, इन्वेस्टर्स को पैसा देना पड़ता है। ये भी लायबिलिटी है। यानी लायबिलिटी वो है जो बैंक को किसी और को वापस देना है। ये बैंक की जिम्मेदारी है। ये दोनों कॉलम्स, एसेट्स और लायबिलिटीज, बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ का असली स्केल है। अगर बैंक के एसेट्स स्ट्रांग है, लोन्स टाइम पे वापस आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट सेफ है, तो बैंक ग्रो करेगा, प्रॉफिट कमाएगा। लेकिन अगर लायबिलिटी ज्यादा हो गई, यानी डिपॉजिट्स तो बहुत है लेकिन लोन्स डिफॉल्ट हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स लॉस में हैं, तो बैंक के पास पैसा नहीं बचेगा और वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाएगा। यहाँ आता है एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, ALM। ALM एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिससे बैंक अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को बैलेंस करता है ताकि लिक्विडिटी रिस्क, बैंक के पास हमेशा इतना कैश हो कि जब भी कोई कस्टमर पैसा मांगे तुरंत दे सके। इंटरेस्ट रेट रिस्क, अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ गया तो बैंक ऐसे फेज में ना आ जाए कि डिपॉजिटर्स को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़े लेकिन उसके खुद के लोन्स पुराने रेट पे हैं। प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन, एसेट्स और लायबिलिटीज को ऐसे मैच करना कि बैंक का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो लेकिन रिस्क मिनिमम हो। रेगुलेटरी कंप्लायंस, आरबीआई और बाज़ल नॉर्म्स के हिसाब से कैपिटल और लिक्विडिटी मेंटेन करना। अगर ALM सही है तो बैंक स्टेबल, प्रॉफिटेबल और सेफ रहता है। अगर नहीं तो एक छोटा सा मिसमैच भी बैंक को क्राइसिस में डाल सकता है। बैंक का असली मतलब है अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को सही तरीके से बैलेंस करना। ये बैलेंस ही बैंक की स्टेबिलिटी, ग्रोथ और सर्वाइवल की कुंजी है। अगर ये समझ लिया तो बैंक का हर डिसीजन, हर रिस्क, हर प्रॉफिट लॉस का लॉजिक समझ आ जाएगा। और बिना इस बैलेंस के बैंक सिर्फ एक इमारत है, सिस्टम नहीं। यही है बैंक की असली कहानी, एसेट्स और लायबिलिटीज का खेल। बहुत लोग सोचते हैं कि जब सरकार को पैसा चाहिए तो वो बैंक जाकर लोन लेती है, लेकिन असल में सरकार डायरेक्ट बैंक से लोन नहीं लेती। उसका एक अलग सिस्टम है जो पूरा फाइनेंशियल वर्ल्ड चलाता है। जब सरकार को पैसा चाहिए, जैसे हाईवेज, रेलवेज, हॉस्पिटल्स या किसी क्राइसिस में रिलीफ फंड के लिए, वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है। ये एक ऑफिशियल प्रॉमिस होता है, आज पैसा दो, कुछ साल बाद मैं तुम्हें इंटरेस्ट के साथ वापस कर देंगे। यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक IOU, मतलब IOU है देश की तरफ से। बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स और कभी-कभी आम लोग भी ये बॉन्ड्स खरीदते हैं। जितने ज्यादा लोग बॉन्ड्स खरीदेंगे, उतना पैसा सरकार के पास आ जाएगा। ये पैसा सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर स्कीम्स या किसी इमरजेंसी में यूज करती है। आरबीआई भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद या बेचकर मार्केट में पैसा का फ्लो कंट्रोल करता है। अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है, आरबीआई बॉन्ड्स बेचता है, पैसा एब्जॉर्ब करता है। अगर लिक्विडिटी की कमी है, आरबीआई बॉन्ड्स खरीदता है, पैसा मार्केट में डाल देता है। इस प्रोसेस को ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। यानी बैंक्स डायरेक्टली सरकार को लोन नहीं देते, लेकिन बॉन्ड्स के थ्रू सरकार को फंड करते हैं। जब बॉन्ड मैच्योर होता है, सरकार बैंक्स को पैसा वापस इंटरेस्ट के साथ देती है। ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, रेगुलेटेड है और पूरी इकोनॉमी की बैकबोन है। गवर्नमेंट बॉन्ड से हाईवेज बनते हैं, स्कूल्स खुलते हैं और क्राइसिस में मदद मिलती है। लेकिन अगर सरकार ज्यादा बोरो कर ले तो इंटरेस्ट का बोझ बढ़ जाता है, टैक्स पेयर्स पे प्रेशर आता है।
इसलिए बोरोइंग का बैलेंस रखना जरूरी है, ग्रोथ के लिए भी, स्टेबिलिटी के लिए भी। गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू बैंक्स और पब्लिक सरकार को फंड करते हैं। आरबीआई मार्केट को स्टेबल रखता है और ये पैसा देश की इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर में लगता है। ये है सरकार के लोन लेने का असली तरीका, ट्रांसपेरेंट, रेगुलेटेड और पूरी इकोनॉमी की लाइफलाइन। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक देश की टोटल इकोनॉमिक आउटपुट का मेजर है। लेकिन जीडीपी सिर्फ फैक्ट्रीज, शॉप्स या फार्म्स से नहीं बनता। इसका असली इंजन है बैंकिंग सिस्टम। जब बैंक्स ज्यादा लोन्स देते हैं, बिजनेसेस नए फैक्ट्री लगाते हैं, नए शॉप्स खोलते हैं और नए आइडियाज लॉन्च करते हैं। इससे जॉब्स बनती है, लोगों की इनकम बढ़ती है और वो पैसा खर्चते हैं, जिससे डिमांड बढ़ती है और जीडीपी ग्रो करती है। एक सिंपल लोन का इफेक्ट सिर्फ एक बिजनेस तक नहीं रहता, वो पूरी सप्लाई चेन में पैसा सर्कुलेट करता है। यानी बैंक लेंडिंग का मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। 1 रुपए का लोन कई रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करता है। लेकिन अगर बैंक्स के लोन्स वापस नहीं आते, यानी एनपीए बढ़ जाए या बैंक्स लेंडिंग स्लो कर दें, तो बिजनेसेस ग्रो नहीं करते, जॉब्स नहीं बनती और जीडीपी स्लो हो जाता है। इसीलिए हेल्थी बैंकिंग सिस्टम, जहां लोन्स सही जगह जा रहे हैं और टाइम पे वापस आ रहे हैं, जीडीपी के लिए जरूरी है। आरबीआई जैसे सेंट्रल बैंक पॉलिसीज, जैसे रिपो रेट बढ़ाना या कम करना, डायरेक्टली बैंक लेंडिंग को इम्पैक्ट करती है। अगर इंटरेस्ट रेट कम तो लोन सस्ते, बोरोइंग बढ़ेगी, जीडीपी ग्रो करेगी। अगर रेट ज्यादा तो बोरोइंग स्लो, जीडीपी भी स्लो हो सकता है। बैंकिंग सिस्टम एक एक्सेलरेटर है। जब सही डायरेक्शन में चले तो इकोनॉमी को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाता है। लेकिन अगर ब्रेक्स लग जाएं या सिस्टम में प्रॉब्लम हो, जीडीपी भी रुक जाता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग, ट्रांसपेरेंट और इंक्लूसिव बैंकिंग सिस्टम हर देश के ग्रोथ के लिए लाइफलाइन है। बैंकिंग सिस्टम ने दुनिया को कन्वीनियंस, ग्रोथ और सिक्योरिटी दी है, लेकिन हर सिस्टम के कुछ अंधेरे पहलू भी होते हैं, जिन्हें समझना जरूरी है।